हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीडीए जेएसए या एएसओ के लिए नायब तहसीलदार का जो डीडीए का एग्जाम अगस्त में हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा ये क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है ये आज आपको काफ़ी हेल्प करेगा डीडीए जेएसए या एएसओ की तैयारी के लिए। अगर यहाँ पे हम बात करें, इस क्वेश्चन पेपर में भी कहीं ना कहीं वही पैटर्न फॉलो हुआ है, मतलब वही उसी तरह के क्वेश्चन या वही लेवल, थोड़ा थोड़ा वही लेवल रहा जो पटवारी के क्वेश्चन पेपर में था। ठीक है, और पटवारी के क्वेश्चन पेपर में भी अगर देखा जाए 2020 और 2017 के कंपैरिजन में तो लगभग पैटर्न वही है, क्वेश्चन के टाइप वही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन यहाँ पर केवल 10 ही क्वेश्चन है, क्योंकि नायब तहसीलदार में केवल 10 ही क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 ही क्वेश्चन मैथ के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। और यहाँ पर रीजनिंग का आप क्वेश्चन देख रहे हो ब्लड रिलेशनशिप का, और वो भी कोडेड। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको सिंबल्स दिए जाते हैं आपको पता ही होगा किस तरह से सॉल्व करने। अगर आपने नहीं करे तो आप वीडियो देख सकते हैं, इंडिविजुअल मैंने बनाई हुई है। तो सबसे पहले ग्रुप सॉल्व करेंगे ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, मतलब ए पहले वाला एक्स और एस में से एक्स वाइफ है किसकी, एस की, मतलब ए और बी में से ए वाइफ होगी। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं कि ए जो है वो वाइफ है किसकी, बी की। ठीक है, तो इसका मतलब बी जो है वो मेल होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में मैं प्लस का साइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक्स और एस के बीच में प्लस है, मतलब फादर है, मतलब एक्स जो है वो फादर है किसका, एस का। ठीक है, इसका मतलब पहले वाला पर्सन फादर है, तो इसका मतलब बी और सी में डिवाइड है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर डिवाइड देखना था मैं। डिवाइड का मतलब है एक्स ब्रदर है एस का, मतलब बी ब्रदर है सी का। तो बी जो है वो ब्रदर है किसका, सी का। सी का जेंडर में नहीं पता। नेक्स्ट सी और डी के बीच में है प्लस, प्लस मतलब फादर। जो सी है वो फादर है किसका, डी का। सी फादर है डी का, तो इसका मतलब डी नेक्स्ट जनरेशन में होगा। और लास्ट में है डी माइनस ई, माइनस का मतलब है मदर, मतलब जो डी है वो मदर है किसकी, ई की। ठीक है, तो यहां पर ई का जेंडर पता नहीं चला है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। हाउ इज सी रिलेटेड टू, ये जो सी है ये इस ई का क्या लग रहा है। तो हमने कहा ई की मदर है, मदर के फादर है, मतलब कहीं ना कहीं मैटरनल ग्रैंड फादर है। मैटरनल ग्रैंड फादर मतलब ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर है आपको। इस तरह का मेथड आप आराम से एक ही बार में क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स अल्फाबेट सीरीज का। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये देखो कि ऑप्शन में कुछ सेम तो नहीं है। हमने कहा फर्स्ट लेटर सेम है, तो हम फर्स्ट लेटर पर मेहनत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जब फर्स्ट लेटर आप निकालोगे तो जे ही आएगा। ठीक है, तो जे आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, हम सेकंड से शुरू करते हैं। के 11 पर आता है, डी जे 10 पर आता है, आई 9 पर आता है, एच 8 पर, तो अब 7 आना चाहिए, -1 सब, तो इसका मतलब जी आना चाहिए। इसका मतलब हमारे दो ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि दोनों में एफ है। अब लास्ट वाला देखते हैं। एम 13 नंबर पर आता है, पी 16 पर आता है, एस 19 पर आता है, वी 22 पर आता है, तो +3 हो रहा है। ठीक है, +3 तो +3 होकर 25 आएगा, 25 है वाई। ठीक है, 25 है क्या, वाई। ठीक है, तो जी और वाई लास्ट में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर है, इसी तरह से आपको ये अप्लाई करना है। अगर आप देख रहे हैं कि किसी ऑप्शन में एक लेटर सभी में सेम आ रहा है तो छोड़ दो, उस लेटर को ट्राई ही मत करो, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, एक और अल्फाबेट की सीरीज है यहाँ पर। नंबर लिखेंगे सीधा, X24 पर देखो फर्स्ट लेटर काम कर सकता है। ठीक है, और अगर मैं सेकंड लेटर ढूंढूं तो सेकंड तो सभी में अलग है ना, या लास्ट लेटर भी ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट लेटर ढूंढने से कोई फायदा मुझे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि 3 में एफ है और 1 में आई है। लेकिन लास्ट वाला लेटर ढूंढ लेते हैं, सब में अलग है, एक ही वर्ड से काम होगा। तो N 14 नंबर पर आता है, P 16 पर आता है, R 18 पर आता है, T 20 पर आता है, तो +2 +2 +2 +2 करके 26 आएगा, मतलब Z आना चाहिए। एक मिनट, सॉरी, T20 है, मुझे लगा यहाँ पर 22 वो लिख दिया मैंने, 24। ठीक है, T20 है, 20 में 2 प्लस करोगे तो 22, मतलब V आना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। ठीक है, ऑप्शंस पर एक बार नजर जरूर मारनी है जब भी आप इस तरह की अल्फाबेट सीरीज देखते हो जिसमें 2 2 3 3 4 4 लेटर्स हैं। ठीक है, तो सब सारे लेटर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही लेटर से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर बात करते हैं चिकन और कूप। देखो चिकन और कूप का क्या रिलेशन, चिकन जो है
मतलब मुर्गी जो है उसको जहां पर रखते हैं यहाँ पर, या वो बाड़ा जो होता है उसको कूप कहते हैं, जहां पर मुर्गियों को पाला जाता है, ठीक है, उसको कूप कहते हैं। और कोयोट क्या होता है, ये एक वाइल्ड एनिमल होता है, ठीक है, लोमड़ी जैसा एक वाइल्ड एनिमल होता है, ठीक है। तो इसको रखने की जगह कहाँ पर होगी, देखो डेजर्ट नहीं है, नेस्ट नहीं है, ट्री नहीं है, तो लायर होगा। लायर एक ऐसी जगह होती है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। तो उम्मीद है यहाँ पर एक क्लियर है, ठीक है। इसमें जब आप देखोगे हिंदी में जो ट्रांसलेशन रहेगा वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है इस तरह के टर्म्स में, लेकिन कभी कभी हिंदी में भी लायर को हिंदी में भी लायर ही लिखा रहा होता है, जिससे कि आप ये कंफ्यूज ना कर पाओ, मतलब अर्थ से आप उसका क्वेश्चन ना सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिंदी में भी ट्रांसलेशन वही लिखी होती है, बस इंग्लिश को इंग्लिश में लिख दिया होता है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7 गर्ल्स हैं, ठीक है, 7 गर्ल्स हैं जो कि एक दूसरे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग ओपोजिट टू सेंटर। देखो 7 गर्ल्स हैं जो कि ओपोजिट टू सेंटर बैठी हैं, इसका मतलब सभी का फेस कहाँ रहा होगा, बाहर रहा होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये हमने बना लिया कि भाई ये 7 लोग हैं जिनका फेस सभी के क्या था, ओपोजिट टू सेंटर था। चलो इसने कहा जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब देखो राइट उसी हिसाब से, अगर ये कोई फेस बाहर की तरफ है तो उसका राइट ऐसे होगा, घड़ी की दिशा में उसका राइट चलेगा और घड़ी की विपरीत दिशा में उसका लेफ्ट चलेगा, हर एक व्यक्ति का ऐसा ही होगा, ठीक है। अब चलो इसने कहा कि डी जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो जी को और सी को रख सकते हैं क्योंकि कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो जी जो है सी के थर्ड राइट पर, तो अगर मैं सी को यहाँ रख लेता हूँ तो सी का फर्स्ट राइट ये, सेकंड राइट ये, थर्ड राइट ये, तो इसका मतलब यहाँ पर बैठा होगा जी। तो सी के थर्ड राइट पर जी और सी का राइट हैंड क्लॉकवाइज में होगा। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के सेकंड राइट पर 1 और 2 यहां पर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, ए इज नॉट नेबर ऑफ सी, ए जो है वो सी के साथ नहीं आएगा, इसका मतलब सी अगर यहां बैठा है तो ए को आप यहां नहीं रख सकते और ए को आप यहां नहीं रख सकते। तो इसका मतलब आपके पास ए की 2 जगह है, यहां पर पुट करके आप उसको देख सकते हो, बाद में देखेंगे इसके बारे में। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, हमें नहीं पता कहां पर है, लेकिन बी जहां पर भी होगा बी के थर्ड राइट पर एफ होगा, मतलब ये इसी तरह से बैठे रहेंगे, एफ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ सी होगा, सॉरी एफ होगा, बी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एफ होगा, ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ई का नेबर है सी, या तो ई यहां आया होगा या यहां आया होगा, दोनों में से कोई कंडीशन पुट करके देख लेंगे, बाद में देखेंगे। बाद में उसने पूछा हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। चलो स्टार्ट करते हैं अब यहां पर। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं ई को यहां मान लेता हूं तो ये जगह खाली होगी, ठीक है। ई अगर यहां आएगा, ठीक है, तो ये जगह भर जाएगा, बी को और एफ को बिठाने की कोशिश करेंगे। देखो अगर मैं ई को यहां बिठा लेता हूं, अभी के लिए एक जगह पर बिठाता हूं ई, तो इस जगह पर अगर मैं बी रखता हूं तो बी के थर्ड राइट पर एफ आ जाएगा, आ सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, एफ आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा। अगर मैं बी को यहां रखता हूं और ई को यहां मानता हूं, अगर मैं ई को यहां मान लेता हूं और ये जगह खाली होगी, तो बी अगर यहां है तो इसके थर्ड राइट पर एफ आ जाएगा, ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं बी को यहां मानता हूं तो बी के थर्ड राइट पर एफ नहीं आ सकता, इसका मतलब बी की 2 कंडीशन बन रही है, या तो यहां पर है या यहां पर है, ठीक है। तो बी अगर यहां रखते हैं, देखो कंडीशन यहां रख लेते हैं, अगर बी यहां रखते हैं तो बी के थर्ड राइट पर एफ आएगा, ठीक है। और एक व्यक्ति जो बचेगा वो ए यहां आ जाएगा, ठीक है। और ए के सेकंड राइट पर कौन है, बी, इसका मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो बी आंसर आना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बी यहां बैठा ही नहीं होगा और ए भी यहां नहीं बैठा होगा और यहां नहीं बैठा होगा, तो इसका मतलब ई यहां बैठा होगा। ई अगर यहां है तो बी को यहां बैठना पड़ेगा, जिसकी वजह से एफ यहां आएगा, ठीक है। और ए की जगह जो बचेगी वो ये बचेगी, और ए के सेकंड राइट पर बोला है उसने, कौन आएगा, एफ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो 2 कंडीशन ए की बन रही थी, एक जगह पर बिठा के देखा उसके हिसाब से बी आ रहा था, वो गलत हो गया, इसका मतलब ए के सेकंड राइट पर कौन है,
एफ है। इस तरह से आप इसको बिठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन का भी कोडेड रिलेशनशिप वाला है। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर इसने गिवन है कि ए इज सॉरी पी और एक्स के बीच में डॉलर है जिसका मतलब सिस्टर है, पी और एक्स के बीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क है जिसका मतलब मदर है, अप एरो का मतलब है ब्रदर, इक्वल टू का मतलब है सन और हैश का मतलब है डॉलर। यहाँ पर सब चीजें गिवन है। अब पहला ग्रुप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला ग्रुप है ओ और एस के बीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मतलब मदर, मतलब ओ जो है वो मदर है किसकी, एस की, तो ओ का जेंडर स्पेसिफाई हुआ, वो फीमेल है। ठीक है, पहला ग्रुप सॉल्व। नेक्स्ट ग्रुप एस और यू के बीच में अप एरो मतलब ब्रदर, एस जो है ब्रदर है यू का, एस जो है वो ब्रदर है किसका, यू का, तो यू साइड में सेम जनरेशन में आ गया, एस मेल हो गया ब्रदर होने की वजह से। यू और वाई के बीच में देखा जाए क्या है, डॉलर, डॉलर मतलब सिस्टर, तो इसका मतलब यू जो है वो सिस्टर है किसकी, वाई की, इसका मतलब वाई फिर से सेम जनरेशन में आएगा। अब वाई का जेंडर नहीं पता, यू सिस्टर होने की वजह से फीमेल हो गई। वाई और डी के बीच में अगर आप देखोगे तो हैश, हैश मतलब डॉटर, तो इसका मतलब वाई जो है वो डॉटर है किसकी भाई, वाई जो है वो डॉटर है किसकी, यहाँ पर देखें डी की, तो इसका मतलब डी ऊपर आएगा। तो अगर ये तीनों भाई बहन थे और ये मदर है तो इसका मतलब इसको डी को फादर होना पड़ेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, ओ और डी। ठीक है, चलो यहां तक भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट डी और वी के बीच में इक्वल टू मतलब सन, डी जो है वो सन है किसका, वी का, तो यहां पर ये कंडीशन हमारी बनी। अब इसने पूछा है आप ये बताओ इनमें से हाउ इज ओ रिलेटेड टू वी, जो ओ है वो वी का क्या लग रहा है। हमने कहा देखो वी चाहे मेल हो फीमेल हो, वी का कोई बेटा है और बेटे की जो वाइफ हो वो डॉटर इन लॉ लगेगी, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डॉटर इन लॉ। तो उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि 8 पर्सन है जो एक सर्कुलर फॉर्म में बैठे हैं, 4 ऑफ देम आर सिटिंग टुवर्ड सेंटर एंड अदर आर आउटसाइड। ठीक है, इसमें कहा कि 4 लोग जो है वो आउटसाइड फेस करके बैठे हैं और 4 लोग इनसाइड, तो हमें नहीं पता किसका फेस कहां पर है। 8 पर्सन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये यहां पर बैठे हैं, हमें नहीं पता किसका फेस है, इसके मतलब एरो भी मैंने नहीं बनाए हैं। स्टार्ट करते हैं। 4 सेंटर की तरफ है, 4 आउटसाइड, तो ये नहीं पता है बिल्कुल भी हमें कि ये एक छोड़कर एक प्लेस पर बैठे, ये जो मतलब जो इनसाइड आउटसाइड फेस है ये कौन कहां पर बैठा है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, पैटर्न नहीं पता कहां पर है। तो इसने कहा कि एस इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, और पी जो कि आउटसाइड फेस है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर बना सकता हूँ कि पी बाहर की तरफ अगर फेस होगा तो ये रहा होगा, कहीं पे भी बिठा सकते हो, और P के सेकंड लेफ्ट पर, सेकंड लेफ्ट, अब जब उसका फेस बाहर की तरफ होगा तो उसका लेफ्ट इधर होगा, और यहाँ पर S बैठा है, S का फेस हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता है उसका फेस किस तरफ है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर है। S is standing second to the left of P, ठीक है। M is standing second to the right of L। अब L का फेस नहीं पता है तो हमने कहा कि L कहीं पर भी फेस होगा, ठीक है, L के सेकंड राइट पर M है, L के सेकंड राइट पर M है। अब इधर बैठे या बाहर की तरफ फेस होगा तो M इधर आ जाएगा, अंदर की तरफ फेस होगा तो M इधर आ जाएगा, बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो। ओनली S एंड R सिटिंग बिटवीन Q एंड N, Q और N के बीच में, Q और N के बीच में S और R हैं, किस तरह से बैठे हैं नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये पता है N और Q के बीच में 2 लोग हैं और वो हैं S और R। ठीक है, यहां तक समझ आया। चलो यहां पर इसको बिठा सकते हैं क्योंकि Q और N के बीच में S और R, इसका मतलब Q या तो यहां होगा और R N यहां, मतलब N और Q ये दोनों होंगे क्योंकि उन्हीं के बीच में एक S और एक R आएगा। यहां आ नहीं सकता R क्योंकि यहां पर तो P है, तो Q और N को यहीं पे बिठाते हैं, Q और N को यहीं पर बिठाते हैं, दोनों में से पता नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में S और R, अगर S यहां पर है तो R को यहां पर बिठाना पड़ेगा, और कोई जगह नहीं है, इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, यहां पर तो P बैठा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इस तरह का डायग्राम बनेगा, बाद में कैंसिल आउट कर देंगे। एस इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन, अगर यहां पर एस है तो एस जो है इमीडिएट राइट ऑफ एन है, एन के राइट में, इसका मतलब एन ये तो हो नहीं सकता,
एन ये होगा, और जिसका फेस अंदर की तरफ होगा, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं एन के राइट में इमीडिएट राइट पर एस बैठा है और क्यू यहां पर बैठ जाएगा। कंफर्म हो गया यहां पर क्यू और एन के बीच में एस और आर। ठीक है, यहां तक ये क्लियर हुआ। एस इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन का फेस अंदर ही होगा तभी वो राइट में बैठ सकता, अगर बाहर होता तो राइट में पी बैठा था। ठीक है, टी इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। चलो ठीक है, देख लेते हैं। टी इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एल फेसिंग इनसाइड, एल का फेस इनसाइड है। अब अगर ये इनसाइड फेस है, ठीक है, ये सारी जगह भर चुकी हैं, तो इसका मतलब एल ये होगा, एल का फेस इनसाइड होगा, और एल के सेकंड राइट पर कौन होगा, एम। और इसने कहा था कि टी इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, इसका मतलब एम का फेस इनसाइड होगा, तब टी यहां पर बैठा होगा। तो कुछ लोगों का फेस हमें पता चला है, इसका इनसाइड, इसका इनसाइड, इसका इनसाइड, इसका आउटसाइड, बाकियों का हमें नहीं पता है, और ये अपनी तरफ से हम मान भी नहीं सकते कि ये ऑल्टरनेट होंगे। क्वेश्चन देखते हैं, अगर कुछ इसमें बिहाफ पे कुछ होगा तो देख लेंगे। हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन है, हमने कहा एम है, इसका मतलब एम ही इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्शन से बाद में कोई लेना देना नहीं था, मतलब सबकी जरूरत नहीं थी फाइंड आउट करने की। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर है, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं है। नेक्स्ट, और यहां पर है अल्फाबेट और प्लस नंबर, मतलब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन है। अब यहां पर क्या ऐसा कर सकते हैं, ये ओ है लास्ट में, ठीक है, सब में ओ है, जीरो नहीं है, ओ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर को, क्योंकि सेकेंड नंबर भी कहीं ना कहीं हमारे कहीं ना कहीं दो में सेम है। तो फर्स्ट लेटर देखते हैं, डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है, एच 8 पर, जे 10 पर, इसका मतलब अब 12 आना चाहिए, +2 और +2 के हिसाब से एल का मतलब 12 का मतलब एल, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अब या तो लास्ट लेटर ढूंढ लो, पी या आएगा या ओ आएगा। तो हमने कहा अगर W23 पर आता है, U21 पर आता है, S19 पर आता है, Q17 पर, तो ये -2 -2 -2 हो रहा है, और -2 होकर 15 आएगा, 15 मतलब O, इसका मतलब L और O आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो नंबर फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नंबर अगर फाइंड आउट करता तो 472 दो में से मारा था। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट, तो स्मार्ट वर्क थोड़ा सा जरूरी होगा एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन आपका पटवारी में भी था। A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 एक रो में बैठे हैं, जो इसका फेस साउथ की तरफ है, लेकिन इसने जो लेफ्ट राइट बताए वो उन्हीं पर्सन के। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको सीधा सीधा बिठा लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 7। ठीक है, यहां पर हमने 7 लोग लिए हैं, और मैं मान लूंगा कि ये साउथ की तरफ फेस करके बैठे थे, इसका मतलब इस तरफ बैठा, मान लेंगे इधर की तरफ साउथ है। ठीक है, अगर आपने उल्टा बिठाया तो आपके लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि अपना लेफ्ट लेना है या उनका राइट लेफ्ट लेना, मतलब आपके लेफ्ट और उनके लेफ्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो अब हम मान लेंगे कि हम सीधा बिठाएंगे इनको, क्योंकि अगर हम सीधा बिठाते हैं तो आपका जो लेफ्ट राइट है वो ही इनका भी लेफ्ट राइट होगा, वो बिल्कुल एज इट इज सेम चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कहूं कि A4 इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ A4 जो है, मतलब मैं क्या 4 1 2 3 4 ही ले लेता हूं, ए जरूरी नहीं है लगाना। ठीक है, तो 4 जो है, जो 4 है वो 5th टू द लेफ्ट ऑफ ए है, 1 2 3 4 5, 1 के लेफ्ट में 5th नंबर पर 4 है। ठीक है, एंड A4 डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, A4 जो 4 है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है, यहां पर नहीं बैठा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इनके बीच में 4 लोग हैं, तो ये 4 यही होगा, 4 प्लेसेस छोड़कर 1 यहां होगा, बस यही होगा कंफर्म, और कोई प्लेस हो नहीं सकती, या तो ये होती या ये होती, बस। ठीक है, A6 एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, A6 जो है, 6 जो है वो मिडल ऑफ द रो में बैठी है, और A6 जो है 3rd टू द राइट ऑफ A2, 3rd टू द राइट ऑफ A2, तो यहाँ पर 2 बैठा होगा, 2 के 3rd राइट पर 6 आया होगा। ठीक है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन A7 एंड A5, मतलब 7 और 5 के बीच में 2 लोग हैं, 7 और 5 के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, देखेंगे बाद में। A6 इमीडिएट नेबर नहीं है A7 का, इसका मतलब 7 यहां नहीं आएगा, 7 यहां नहीं आएगा, तो 7 यहीं पर आएगा।
ठीक है, और A7 और A5 के बीच में 2 लोग, इसका मतलब 5 यहाँ पर है और 1 2 3 को बचे हुए यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से डायग्राम कंप्लीट होगा। इसने कहा A7 और A4 के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं, A7 और A4 के बीच में, A7 और A4 के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं, हमने कहा 3 लड़कियां बैठी हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिटवीन पूछा था, फ्रॉम से लेकर टू तक नहीं बोला था उसने। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का, और TUVWXYZ आर सिटिंग इन अ लाइन टू प्ले अ गेम, दे आर फेसिंग साउथ में बैठे हैं, तो हम फिर से वही लेंगे भाई। ठीक है, तो ये सारे लोग हैं, दे आर फेसिंग ओनली X सिटिंग बिटवीन Z एंड U। X जो है, केवल X जो है वो बैठा है किसके बीच में, Z और U के बीच में। ठीक है, और U और Z कहां पर है, इसके लेफ्ट राइट में कहां पर है ये नहीं पता, तो हमने दोनों कंडीशन मान के चल रहे हैं। T सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Y, और Y जो कि एक एंड पर बैठा है, सेकंड टू द राइट ऑफ Y के राइट में, इसका मतलब Y होगा क्योंकि ये एंड पर बैठा है, और Y के राइट में सेकंड नंबर पर कौन है, T सेकंड टू द राइट ऑफ Y, और Y जो एक एंड पर बैठा है, खत्म हो गया क्वेश्चन, ये वाली लाइन खत्म हो गई। ठीक है, W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। ठीक है, U जहां पर भी बैठा होगा, U के थर्ड लेफ्ट पर W है, 1 2 3, W is sitting third to the left of U. Z and W are immediate neighbors. Z और W एक साथ बैठेंगे। ठीक है, Z और W जो है वो एक साथ बैठेंगे, कहीं पर भी बैठे, Z और W या तो ऐसे या W और Z ऐसे। ठीक है, ये एक साथ बैठेंगे, और ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें बताना राइट ऑफ W कौन है, सेकंड टू द राइट ऑफ W। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ये 4 लोग हैं, और अगर हमारे पास W और T से, Y और T से जुड़ा हुआ कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, मानकर चलते हैं। अगर W और U यहां पर होते हैं, मान लो ये 4 प्लेसेस पर है, तो Z W का नेबर हो पाएगा। ठीक है, यहां तक हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो। ठीक है, W अगर यहां बिठाते हैं तो W का नेबर Z नहीं हो पाएगा, इसका मतलब कंफर्म है W यहां पर बैठा है, 2 प्लेसेस छोड़कर U यहां पर बैठा है। ठीक है, क्लियर है। और W और Z नेबर थे, W और Z नेबर थे, तो Z यहां पर आएगा, और Z और U के बीच में X, Z और U के बीच में X, तो यहां पर आ गया, और एक पर्सन बच गया, TUV, V बच गया है, यहां पर आ जाएगा Y और T के बीच में। तो इसने पूछा सेकंड टू द राइट ऑफ W, W के सेकंड राइट पर कौन है, हमने कहा X है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये समझ आया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम मैथ के करेंगे। इसने कहा 35% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ द सेम नंबर बाय 315। मतलब ये कह रहा है कि कोई नंबर 100 है, उस नंबर का 35% मतलब 35, उसी नंबर का 20% जो है 20, ये एक्सीड कर रहा है कितने से, यहां पर कितने परसेंट से कर रहा है, 15 से कर रहा है। इसका मतलब 15 की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, 315 है। दोबारा से समझ लो, कोई नंबर 100 मान लिया, उस नंबर का 35% 35 होगा, उसी नंबर का 20% 20 होगा, और ये जो 35% है वो 20% वाले से एक्सीड कर रहा था 315, हमारे हिसाब से 15 एक्सीड कर रहा है, तो मैं 15 की वैल्यू 315 बोल दूंगा। इसका मतलब 15 का 2 गुना और 15 का 1 गुना 21 गुना है। तो इसका मतलब उसने वो नंबर पूछा था, हमने कहा इस नंबर को भी 21 गुना कर देंगे, इसका मतलब वो नंबर क्या था, 2100। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक नंबर हमने मान लिया 100, उस नंबर का 35% लिया, उस नंबर का 20%, देखा कितना परसेंट एक्सीड हो रहा है, 15, 15 की वैल्यू 315, 100% की वैल्यू निकाल दी आपने, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर जो है 40% प्रॉफिट पर एक शर्ट को सेल करता है। अगर ठीक है, मान लेते हैं एक शर्ट का CP 100 रुपीज मानते हैं, तो ये सेल कर रहा है इसको 20% प्रॉफिट पर, सॉरी 40% प्रॉफिट पर, इसका मतलब उसको 140 रुपीज में सेल कर रहा है, वो सेलिंग प्राइस हो गया। इसने कहा अगर ये वाली शर्ट, ये जो शर्ट है, अगर वो 20% कम पर खरीद कर लाता, इसका मतलब वो 80 रुपए की खरीद कर लाता। अब CP ये वाला होता CP2, इस 80 रुपए वाली शर्ट पर उसको
वो 54 रुपए सस्ती बेचता। कभी भी इस तरह से बोले ना, जब परसेंटेज में खेल खेल रहा है और यहाँ पर ये 54 रुपीज लेस बोल दिया, तो बाद में देखेंगे इसको, पहले हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। इसने कहा कि अगर उस शर्ट को 20% कम पर खरीदता और इतना सस्ता बेचता या इतना कम प्राइस पर बेचता, तो उसको 30% प्रॉफिट होता। आप ये बताओ, जो 30% का प्रॉफिट है वो तो इस 80 पर होगा ना, अब इस 100 पर तो नहीं होगा। तो इस 80 का 30%, इस 80 का कितना परसेंट, 30%, जो कि 24 रुपए होगा। इसका कितना परसेंट था, 40%। ठीक है, तो इस 80 का 30% होगा 24%, 24 रुपए, और 24 रुपए महंगा बेचने की वजह से ये इसको 104 रुपए में बेचता। ये हो गया SP2। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने कितना सस्ता बेचा इसको। हमने देखा कि भाई पहले 140 का बिक रहा था, अब 104 का बिक रहा है। इसका मतलब हमने कितना सस्ता बेचा, 36। क्या मैं बोल सकता हूं इसी 36 की वैल्यू क्वेश्चन में 54 रुपए बोल रखी है, इसी 36 की वैल्यू 54 रुपए बोल रखी है, और मुझे चाहिए CP की वैल्यू, 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे 54 को 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 की वैल्यू आएगी, और 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, 18 से 2 बार, 18 से 3 बार, 3 से 50 बार, 3 पंजे 15। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो CP रहा होगा वो 150 रुपए रहा होगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा व्हेन 10% इज लॉस्ट इन ग्राइंडिंग ज्वार इन अ कंट्री कैन एक्सपोर्ट 20 लाख टन। व्हेन 10% इज लॉस्ट इन ग्राइंडिंग ज्वार अ कंट्री कैन एक्सपोर्ट 20 लाख टन ऑफ ज्वार। ठीक है, जब 10% लॉस होता है तो वो 20 लाख टन एक्सपोर्ट कर पाता है, और अगर 5% का लॉस होता है ग्राइंडिंग में तो वो 30 लाख एक्सपोर्ट कर पाता है। ठीक है, तो इसने प्रोडक्शन कितनी है लाख में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 100 लाख है मेरे पास, और 100 लाख में से पहले अगर 10% खराब हो रहा है तो मैं 90 सेल कर रहा हूं। अगर 100 में से अगर वो 5% का लॉस होता तो मुझे 95 सेल करना पड़ता। तो क्या यहां पर कितना अंतर आ रहा है सेल में, 5 का अंतर आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं इसकी सेल में कितना अंतर आ रहा है, 30 लाख और 20 लाख में 10 लाख का अंतर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस 5 की वैल्यू 10 लाख है। इस 5 की वैल्यू कितनी है, 10 लाख। इसका मतलब इसका 2 गुना है ये, है ना। चलो, तो अगर मुझे टोटल सेल चाहिए, टोटल प्रोडक्शन, तो हमने कहा 100 की प्रोडक्शन है, 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 200 लाख। इसका मतलब ये करेक्ट इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा इसमें, केवल फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिसको और तोड़ा ना जा सके, मतलब जिसके प्राइम नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले वो उस पर बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब हमें इनको प्राइम नंबर्स में सबसे पहले ब्रेक करना है। जैसा कि ये 49 है, ये 49 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो अगर 49 को 49 की पावर 8 है, ठीक है, 3 की पावर 4 है, और 5 की पावर 3 है। पहले देखो ये 3 और 5 तो प्राइम नंबर है, 49 नहीं है। 49 को क्या मैं 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ, प्राइम नंबर आ गया, और उसकी पावर 8। ठीक है, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, समझने के लिए इतना लंबा मेथड कर रहे हैं। और जब ब्रैकेट में होते हैं तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, मतलब 7 की पावर 2 8 जा 16 है, 3 की पावर 4 है, और 5 की पावर 2 है। क्या ये सारे नंबर सब प्राइम नंबर आ चुके हैं? हाँ बिल्कुल आ चुके हैं। अब केवल क्या करना है, हमारे पास कितने साथ हैं, 16 साथ हैं। 3 कितने हैं, 4 हैं। 5 कितने, 2। तो इनकी पावर्स को ही ऐड कर देंगे और ये हम बता देंगे टोटल नंबर्स इतने हैं हमारे पास, प्राइम नंबर्स इतने हैं। तो 16 और 4 20, 20 और 2 22। इसका मतलब आपके टोटल प्राइम नंबर्स जो हैं वो 22 हैं। एक एक करके गिन लो या आप पावर्स को ऐड कर लो, वही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है 4 लाख स्टूडेंट का, जिसमें 35% जो है वो फीमेल्स हैं। ठीक है, 4 लाख अगर देखें, 4 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, उसमें से 35% फीमेल्स हैं। तो 35% का मतलब अगर मैं निकाल दूं, 0 0 0 तो आएगा ही, परसेंटेज हटा देंगे तो 2 0, और 5 चौक 20, 3 चौक 12, 13 14,
1,40,000, ठीक है। 1,40,000 जो है वो आपकी क्या है, फीमेल्स है। इसका मतलब इसने बोला रेस्ट जो है वो मेल्स होंगे, तो इसका मतलब 2,26,000, सॉरी 2,60,000 क्या है, मेल्स है। कोई डाउट? इसका मतलब आप या तो माइनस करके निकाल लो या 40 का ही 65% निकाल लो, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो, इसने कहा 35% ऑफ द मेल रेस्ट मेल्स है, ठीक है। पास परसेंटेज अमंग द मेल्स, जो मेल्स है वो 70% पास हुए हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इस 2,60,000 का 70% पास हुआ है, ठीक है। 70% क्या है, पास है। तो क्या मैं इसकी 70% वैल्यू निकाल सकता हूं? हमने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 2,60,000 का 70%, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, जीरो से जीरो ये कट गया, और 3 जीरो आएंगे यहाँ पर। 6 सत्ते 42, 4 2 सत्ते 14, 15, 16, 1,62,000। 1,62,000 जो है वो पास है, ठीक है। 1,62,000 क्या है, पास है, ठीक है। 1,62,000 क्या हो गए, पास हो गए। और इसने ये भी बताया ओवरऑल पास परसेंटेज 65 है। इसका मतलब अगर इसमें से देखा जाए ओवरऑल जो है वो 65% पास है। 65% पास है, इसका मतलब 2,60,000 पास है, ठीक है। इतने लोग पास हैं ओवरऑल में से, क्लियर है यहाँ तक? ओवरऑल में से 60 इतने लाख पास, इतने लाख पास हैं। इसने कहा कि आप बताओ फीमेल कितने हैं। क्या मैं इसमें से ये माइनस कर दूं? 2,60,000 में से क्या मैं 1,62,000 माइनस कर देता तो मुझे पता चलेगा कि फीमेल्स कितनी है, ठीक है। 17 में से, सॉरी 15 में से 6 गए 9, ठीक है, ठीक है। 98,000 जो है वो फीमेल्स हैं जो कि क्या है, पास है। तो बस मुझे ये बताना है ये 98,000 जो हैं ये 1,40,000 का कितना परसेंट है। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, 7 से अगर 2 से काटोगे 7 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। 5 बार भी मत काटो इसको, यहां से काट लेते हैं 49। तो आपका आंसर आएगा 490 बटे, कुछ गलत हो गया, कुछ गलती हुई है, रुको 1 मिनट। 2,60,000 था और 1,62,000, रुको 40 लाख का 65%, 4 लाख है ये, हाँ 4 लाख का 65%, ठीक है। ये इतना तो ठीक ही आ रहा है, लेकिन ये गलत। 0,0,0 10 में से 2 गए 8 आएगा। यहाँ पर 25 बचे से 25 में से 16, 9 ही बच रहे हैं यहाँ पर। तो 98,000 जो है 1,40,000 का कितना परसेंट है, ठीक है। 98,000 जो है वो 1,40,000 का कितना परसेंट है। व्हाट इज द परसेंटेज अमंग द फीमेल्स, हाँ यही पूछा इसने। तो 3 0 से 3 0, 0 से 0, 7, 49, 490 और ये 70 ना, कुछ गलत हो रहा है। दोबारा से समझते हैं पर क्वेश्चन। 4 लाख स्टूडेंट थे, अपियर हुए हैं, उसमें से 35% जो है वो फीमेल्स थी। तो 35% हमने निकाल लिया, बिल्कुल करेक्ट ही आया है 35। 1,40,000, हाँ ठीक है। 35% जो है वो आपका 4 5 20 और 3 4 12 13 14, ठीक है। 1,40,000 आए हैं और फीमेल मेल्स जो है वो इतने रहे होंगे। इसमें से इसने कहा कि 70% मेल्स पास हैं, तो 26 लाख का 70%, 70%, शायद हमने यहाँ ना गलती करी हो कोई। तो 0 0 0, 6 7 42, 7 2 14, 15,
16 6 7 42 4 2 7 14 15 16 17 18 182 है ये, 182 182। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस कर लो 2,60,000 में से 182 माइनस कर लो। ठीक है, तो 0 0 0 आएगा, यहाँ पे 10 में से 2 गए, हमारे पास आएंगे कितने 8। ठीक है, और यहाँ पर बचा 5, 15 में से 8 गए 7 आएगा, 78,000 आया है। 78,000 हमारे पास फीमेल्स हैं, जो कि 1,40,000 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 30 30 10 10, तो यहाँ पर 7 बार आएगा, यहाँ पर आएगा 39 टाइम्स 390 आ रहा है, 390/7, तो 7 पंजे 35। ठीक है, यहाँ पर बचा 4, 7 पंजे 35, 55 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 55.7%। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो तो ज़्यादा आ रहा था, 70% के आसपास आ रहा था। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो दोबारा से मतलब इतने का ओवरऑल इतना पास था, मेल्स इतने थे, उसमें से इतने पास हो गए, तो बाकी की फीमेल्स पास हुई होंगी जो कितना आया। ठीक है, वो देख लो, 1,40,000 फीमेल्स का कितना परसेंट था, तो ये 55.7% था। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट, 2 नंबर है नेचुरल नंबर जिनका एलसीएम 480 है और एचसीएफ 48 है। हमें पता है कि 2 नंबर्स का मल्टीपल उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है, ये पता ही है हमें। ठीक है, इसका मतलब 2 नंबर हमें नहीं पता क्या है, हम मान लेंगे वो 48A है, क्योंकि एचसीएफ का ही तो मल्टीपल होगा वो। ठीक है, और दूसरा नंबर 48B मान लेते हैं, जिसका मतलब 480 इंटू एचसीएफ 48 है। एक 48 से एक 48 कट जाएगा। ठीक है, और एक 48 से ये 10 बार कटेगा, ए और बी जो है मल्टीप्लाई होकर 10 आएंगे। अब आप एक बात बताओ, ए और बी कितनी बार मल्टीप्लाई होकर 10 बनाते हैं। हमने कहा 1 और 10 गुना होकर 10 आएगा, 2 गुना 5 भी 10 आएगा, और कोई आ ही नहीं सकता। और ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर में है, मतलब इनका आपस का एचसीएफ भी 1 होना चाहिए, तो इनका एचसीएफ 1 है, इसका एचसीएफ 1 है। इसका मतलब 2 बार पेयर ऐसे बन सकते हैं जिनका एलसीएम लोगे तो 480 आएगा और एचसीएफ लोगे तो 48 आएगा। दो पेयर ऐसे होंगे, आप वैल्यू डालोगे ए और बी में तो आपको पता चल जाएगा वो कौन कौन से नंबर हैं। लेकिन हमें वो नंबर फाइंड आउट नहीं करने, केवल वो हमें ग्रुप्स फाइंड आउट करने थे, कितने ग्रुप्स पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 प्राइम नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, और इसने कहा था प्रोडक्ट उनका पहले 4 का मल्टीप्लाई करोगे 539 है, और लास्ट 4 का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 5 बताए इसने, 5 प्राइम नंबर हैं। इसने कहा पहले 4 गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 539 आएंगे, आखिरी 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 847 आएगा। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे छोटा ओके 7 होगा, क्योंकि बाकी सब तो प्राइम नंबर है ही नहीं। करेक्ट आंसर, बस इतना ही था। ठीक है, अब आप ढूंढते रहोगे इसमें, एक ही प्राइम नंबर है 7, 7 को पुट करो यहाँ पर, अगला प्राइम नंबर ये सब मल्टीप्लाई वही बनाएगा, क्योंकि एक ही प्राइम सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा है, 7 ही रहे, और कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। करेक्ट आंसर यही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा बॉड मास का है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 80 प्लस 20 माइनस 5, 11 दूनी 22 माइनस 3। ठीक है, ये डिवाइड है यहाँ पर। ठीक है, इसको करेक्ट करो, नहीं तो इतना आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्लस होकर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। डिवाइड होगा यहाँ पर, ये डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइड है, तो ये आ जाएगा 4, 80 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 4 माइनस 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 222 माइनस 3। ठीक है, चलो, तो 22 और 4 26, 26 में से 5 गए 21, 21 में से 3 गए 18। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है जो अपनी बाइक सेल करना चाहती है, वो जिसका एमआरपी 78,000 है, वो डिस्काउंट देती है 5% का। ठीक है, 60,000 रुपए तक पर तो 5%। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखूं कि 78,000 की बाइक है, 60,000 पर 5% का डिस्काउंट देती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, और बाकी के जो पैसे बचे हैं जो कि 18,000 रुपए बचे हैं, उस 18,000 रुपए पर 3% का डिस्काउंट, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ
40 रुपए का डिस्काउंट, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर उसको 3540 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसने पूछा कि आप ये बताओ कितने की वो बाइक सेल होगी, तो हमने कहा 78,000 में से अगर मैं 3,540 रुपए माइनस कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो बाइक मिलेगी, यहाँ पर 9 में से 5 गए 4, 460, तो 74,460 इतने रुपए की मेरे को बाइक पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग 2 पार्ट में डिस्काउंट उसने दिया था। ठीक है, सक्सेसिव नहीं था ये, एक ही वैल्यू पर नहीं लग रहा था ये। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसने कहा इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो हमने कहा सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आएगा 4 6 24, 24 की यूनिट डिजिट 4, 4 2 8, 8 8 9 72, 72 की यूनिट डिजिट 2। ठीक है, और इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई है, आज का पेपर अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है आपकी डीडीए जीएसए की और एएसओ की। ठीक है, तो उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और जितने भी मैंने पटवारी के क्वेश्चन पेपर बनाए हैं उस पर आप एक बार ज़रूर नज़र डालें, क्योंकि उसी तरह का पैटर्न उम्मीद है कि अगर नायब तहसीलदार में भी उसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं, पटवारी में भी उसी तरह के सारे शिफ्ट में आए हैं, और पिछली बार के जो जीएसए और एएसओ के एग्जाम थे उसमें भी सेम क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने को मिले, तो उन क्वेश्चंस पर ज़रूर आप नज़र डालें, उन टॉपिक्स को कंफर्म कर लें अच्छे से कि वो हमें आते हैं नहीं, और टेस्ट सीरीज़ दें, मॉक टेस्ट सीरीज़ दें, और आपको पता चल जाएगा आपको कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, और वीक पॉइंट पर अपना काम करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।